मैं हर वक्त जिस तरीके से मैं शुरू करता हूं वही मैं बोलूंगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के बिना जीवित रह सकता है? क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान के बिना रह सकता है? इसीलिए बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का कमजोर दिल है, कभी भी हार्ट फेल हो सकता है। राइट। आज जो बलूचिस्तान के हम बारे में हम बात करेंगे, दो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे मोटे मोटे तौर पर। एक, और ये मूल मुद्दे हैं जहां तक बलूचिस्तान और पाकिस्तान का संबंध है। सबसे बड़ा, और आई वुड से सबसे बड़ा पहला मुद्दा, कि बलूचिस्तान के जितने भी रिसोर्सेस हैं, पाकिस्तान ने 70 वर्ष, जब से इंडिपेंडेंस इनको आजादी मिला है, तब से लूटे जा रहे हैं। ये एक्सट्रैक्टिव एलिट्स बोलते हैं, क्योंकि ये चूसने वाले एलिट हैं। कौन है ये वही हैं जो खास करके पंजाबी पॉलिटिशियंस और आर्मी। दूसरी बात, हम सबको पता है, हमने पहले भी इसके बारे में विश्लेषण किया है, कि बलूचिस्तान को इस सर के ऊपर एक बंदूक रख के बोला कि भाई आज आप आज नहीं, कल से आप पाकिस्तान के हिस्सा हो। क्योंकि सबको पता है, कान ऑफ कलात के सर पे बंदूक रखा गया था, तो बोला कि भाई साइन करो। तब से अभी तक उनके लोगों से, बलूच लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है पाकिस्तान का। और ये भेदभाव एक तरफा नहीं है, मतलब एक तरीके का नहीं है, बहुत तरीके हैं। एंड ये दे आर ऑल ह्यूमन राइट्स इश्यूज, बेसिक ह्यूमन राइट्स इश्यूज के ऊपर इनके साथ बदसलूकी की जा रही है। और ये दो चीज है मूल कारण जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान का ये हालत है। पहले हम बात करेंगे लूट ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तान लूट रहा है और लूट रहा था। सबसे पहले इसका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इसके रिसोर्सेस। कौन है ये, कौन से रिसोर्सेस हैं, किस तरीके रिसोर्सेस हैं? एक, ये इस इलाके में, चगाई हिल्स के इलाके में पाकिस्तान, यहाँ बहुत मिनरल्स बरामद है, खनिज बरामद है, जिसमें है सोना, तांबा और सब कुछ। और यहाँ दो बड़े माइन हैं, एक है रेकोडिक और दूसरा है सेंदक। इन दोनों को एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान जब से इनको आजादी मिला है। ये कोई नई चीज नहीं है, पर ये अभी बढ़ने वाला है। और ये ओके, प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो भी इनको आमदनी मिलता है, पाकिस्तान के पास वो यू नो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है जिससे ये खुद एक्सट्रैक्ट करे मिनरल्स और बेचे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में चीनियों को और कनाडा के लोगों को दे देते, कंपनी को दे देते हैं। और ये एक कंपनी है बैरिक, राइट, उनको दे देता है और वो निकालते हैं। और जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट में पैसा मिलता है माइन से, 50% से ज्यादा पैसा चाइना को और बैरिक को ले जाते हैं। बाकी 50% पाकिस्तान को मिलता है, जिसमें से सिर्फ 2% बलूचिस्तान को मिलता है। बाकी 48% पाकिस्तान ले जाता है सेंट्रल की टीम में। तो जो भी वहां से निकलता है उसका फायदा बलूचिस्तान को बिल्कुल नहीं होता है, और ना हुआ है, ना आगे भी होगा। दूसरा, सुई में गैस बरामद है और काफी तादाद में बरामद है। अभी से नहीं, पिछले 20-30 साल से बरामद है सुई गैस फील्ड।
पर सुई गैस फील्ड से बलूचिस्तान में किसी को गैस नहीं मिलता, बाकी प्रांतों में जाता है। आजकल थोड़ा बहुत इनको मिलने लगा है, पर बलूचिस्तान को वो गैस को सूंघने के लिए भी टाइम नहीं मिला। तीसरा, समुद्र के रिसोर्सेस। ग्वादर, वो कोस्ट जितना, वो मकरान कोस्ट जो बोलते हैं, ये इलाका मकरान कोस्ट है, इसमें समुद्र के रिसोर्सेस काफी हैं। ठीक। और इस समुद्र के, आप आफ्टर ऑल उस पूरे कोस्ट के अंदर मछुआरे हैं, फिशिंग विलेजेस हैं, और जो लोग हैं जो समुद्र के ऊपर जीवित हैं। जब से ये ग्वादर का पोर्ट बना है, ठीक, उस इलाके के जितने लोग मच्छी पकड़ते हैं, उनके पेट में लात लग गया। ये दो वजह से। एक तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए, और क्योंकि वहां चाइना का बेस बन रहा है, तो ग्वादर के लोग वहां जा नहीं सकते, और वो वहां से मछुआरे बाहर नहीं जा सकते। तो इसकी वजह से काफी उनके ऊपर पाबंदी आ गया। दूसरा, इसी इलाके में चाइना से आते हैं ट्रॉलर्स, और उनको प्रोटेक्ट करता है पीएलए, यानी कि चाइना का नेवी। और जिस जो पानी, जो फिशिंग समुद्र के इलाका जहां अच्छे मच्छी मिलते हैं, और जहां पाकिस्तानी यानी कि बलूचिस्तानी लोग जाके अपना मच्छी पकड़ते थे, वहां वो खुद नहीं जा सकते क्योंकि चाइना वाले पकड़ रहे हैं वहां। तो उनका पेट पे बड़ा लात पड़ा। वही नहीं है, क्योंकि वहां कोस्ट के ऊपर पसनी है, ओरमरा है, बाकी पोर्ट भी है, वहां भी ये कहानी हो रहा है। और खास करके ओमार उर्मरा पसनी के ऊपर चाइना का निगाह है कि वो भी अपना ले, ताकि उनका बिल्कुल बेस बन जाए, एक डिफेंसिव बेस, नेवी बेस बड़ा अलॉन्ग पाकिस्तान कोस्ट। और हम सबको पता है पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है चाइना के साथ, तो पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। अगर ये दिया गया तो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर, पेट पेट के ऊपर बिल्कुल परमानेंटली लात पड़ेगा। तो ये भी एक्सप्लॉइटेशन हो गया। तो आप देखिए, नेचुरल रिसोर्सेस जो मच्छी हैं, समुद्र के रिसोर्सेस, खनिज है या गैस है, बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलता, बाकी सब ले जाते हैं। कम से कम वो खनिज लेने में उनको 2% मिलता है। ये जहां तक ग्वादर और ये इलाका है, बिल्कुल नहीं मिलता। यहां तक कि ग्वादर का बेस बनाने में पाकिस्तान, ग्वादर के लोगों को कुछ नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इसीलिए कुछ दिन पहले, पिछले साल, 1 महीना इन्होंने ग्वादर का हक दो के मूवमेंट चलाया और वहां सब कुछ बंद कर दिया। पर खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और चौथा तरीका ये है कि देखिए, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, राइट। अगर चाइना का इस इलाके में प्रेजेंस है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। और अगर इस इलाके में कंट्रोल प्रेजेंस है, और जिबूती में भी चाइना का एक बेस है, ये दोनों बेस, ग्वादर और इसके साथ, पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ एडन दोनों को कंट्रोल कर सकता है चाइना। अमूमन अगर आप देखेंगे तो ऐसे अगर कंट्रोल करना है, और ऐसे अगर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को किसी और को देना है, तो जो लोग हैं, वहां के आबाद जो लोग हैं, उनको कुछ तो पैसा मिलेगा, कुछ तो उनको रॉयल्टी मिलता है, कुछ तो रेंट मिलता है, कुछ भी बोलिए, पर उनको तो कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी वालों ने पूरा लूट लिया। और एक तरीके से वो भी सीपीसी के माध्यम से, जो सीपीसी बिल्कुल कर्ज पे डूबा हुआ है और चलता नहीं है। और चाइना वालों ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया और इलाके के ऊपर कब्जा कर दिया। और मार किसको पड़ा आखिर? बलूच लोगों को, राइट।
तो ये भी एक ये है। ऊपर अगर हम देखेंगे तो इस इलाके में चाइना का एक बड़ा बेस आ रहा है। अगर बड़ा बेस इधर आ गया तो चाइना का जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहां ये अपना थिएटर कमांड वगैरह रखना चाहते हैं, वो बलूचिस्तान के विपरीत जाएगा, क्योंकि ये दे आर अंडर नाउ न्यूक्लियर थ्रेट। क्योंकि वहां अगर इतना बड़ा बेस आ गया और बाकी ओरमरा और पसनी के ऊपर भी इनका अगर कब्जा आ गया चाइना का, और पाकिस्तान के आर्मी अगर उनको हेल्प करता है, तो फिर क्या है कि इट विल बी अ मेजर मेजर प्रॉब्लम फॉर सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ बलूच पीपल। तो आप किसी तरीके से देखिए, बलूच लोगों का जो रिसोर्सेस हैं इस इलाके के एक्सप्लॉइट हो गए। ओके ओके, अभी जहां तक रिसोर्सेस का सवाल है, अभी तक तो ये चलता रहा, पर अभी क्या है, ये सीन बदल गया बिल्कुल। 10 दिन पहले एक पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम चला गया है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में, जिसका प्रतिनिधित्व किया ये इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर। और इसमें इन्होंने बोली लगाया और बैरिक गोल्ड को दे दिया पूरा खनिज, यानी माइन, जो नया माइन बनने वाला है रिको डिक, उनको दे दिया। और इसके बारे में ये देखिए, ये ही इज द सीईओ ऑफ बैरिक गोल्ड, क्या बोलता है आप सुनिए। Reko Diq will be the beacon that leads Pakistan into the ranks of the top global mining jurisdictions. At the end of 2024, the feasibility study was completed, producing total contained, proven, and probable mineral reserves of 15 million tons of copper and 26 million ounces of gold. There's every reason to believe that Reko Diq will still be operating past the end of this century. First production is planned for 2028 and targets 240,000 tons per annum copper and 300,000 ounces per annum of gold during phase 1. Barrick has a proven track record of partnering with and fostering local suppliers worldwide, and we are applying these same principles and experiences at Reko Diq. Over the last 2 years, we have awarded contracts valued at millions of dollars to suppliers from the Chagai district. Reko Diq will be a major contributor to Pakistan's economy and will have a transformative impact on the underdeveloped Balochistan province, where in addition to the economic benefits it will generate, the mine will also create thousands of high-paying jobs. Reko Diq will be a major contributor to Pakistan's economy, और अगले साल से इसके यहाँ प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। पर क्या यहाँ रुकता है कहानी? नहीं। इसके बारे में दूरदर्शन ने एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री निकाला, उसका सारांश आपको अभी दिखाता हूं, क्योंकि स्पष्ट हिंदी में सब कुछ बताया जा रहा है इसमें। देखिए, चलते हैं पाकिस्तान का बलोचिस्तान प्रांत। यहां रहने वाले बलोच और दूसरे नागरिकों की पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश ऐसे ही नहीं है। दरअसल यहां पाकिस्तान अपने नागरिकों के साथ दोहरा रवैया अपनाता है। पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म करती है और अब नए घटनाक्रम में पाकिस्तान यहां की खनिजों से भरी जमीन को बेच रहा है। इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में नीलामी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
प्राकृतिक संसाधनों से अटा पड़ा बलूचिस्तान, बावजूद इसके विकास के पथ से कोसों दूर। गरीबी, बेरोजगारी, अस्थिरता, अनिश्चितता बरसों से इसकी तकदीर। बलूच इसके लिए पाकिस्तानी सेना पर अपने संसाधनों की खुलेआम लूट का आरोप लगाते हैं। हाल के दिनों में बलूच राष्ट्रवादियों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन बिगड़ते हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान ने अब इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों की बोली की मंडी लगा दी। 2 दिवसीय पाकिस्तान मिनरल समिट में अमेरिका, चीन समेत 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि खनिजों का निर्यात सिर्फ कच्चे माल के रूप में नहीं बल्कि उनका प्रसंस्करण भी यहीं किया जाएगा। वहीं सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने निवेशकों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया। बलूचिस्तान खनिजों का खजाना माना जाता है। यहाँ स्थित रेकोडी खदान दुनिया के सबसे बड़ी तांबे और सोने की खदानों में से एक है, लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय से अशांति और अलगाववाद की आग जल रही है। हालांकि पाकिस्तान अलगाववादियों पर काफी हद तक काबू पाने का दावा करता है, लेकिन हाल के दिनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और चीनी नागरिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। बीएलए चीनी निवेश और परियोजनाओं का खुलकर विरोध करता रहा है। बलूच चीनी वित्त पोषित परियोजनाओं को तुरंत बंद करने की मांग करते रहे हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि सम्मेलन का असली मकसद बलूचिस्तान की खनिज संपदा का दोहन करना है, जिसके लिए उसके पास ना तो पूंजी है और ना ही तकनीक। ऐसे में अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों को शामिल कर वो निवेश आकर्षित करना चाहता है। सम्मेलन में अमेरिका और चीन को साथ बैठाकर पाकिस्तान बताना चाहता है कि वो किसी एक खेमे में नहीं है। साथ ही दुनिया को ये भी दिखाने की कोशिश की कि बलूचिस्तान जैसे अशांत क्षेत्र को आर्थिक विकास के जरिए स्थिर करने की नीति अपना रहा है। पिछले दिनों बलूचों के दमन पर यूएन ने भी आवाज उठाई थी। देखना दिलचस्प होगा कि बलूच संगठन पाकिस्तान के इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही इस पर भी निगाहें होंगी कि सम्मेलन में आए प्रतिनिधि पाकिस्तान पर कितना भरोसा कर पाते हैं। बात यह है कि ना कोई बाहर से ना अंदर से ये बात उठाता है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्याय हो रहा है और उनको न्याय भी मिल रहा है। पर आजकल मेरे ख्याल में एक आध आदमी है जो पाकिस्तान के अंदर बोलना शुरू किया है, पर वो भी मेरे ख्याल में औपचारिकता है। पर खैर एक आवाज तो है, उस आवाज को हम सुनेंगे, फिर देखते हैं ये आगे क्या है। ये है ख्वाजा आसिफ, जो एक जमाने में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। आजकल वो ऑपोजिशन में है गवर्नमेंट में, और ये बोलता है ये बात जो ये बलूच लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, मैं जितना भी बोल सकता हूं बोल दूंगा। पर अगर ये पाकिस्तानी खुद बोल रहा है तो ये तो सच ही होगा ना। तो इसीलिए आपकी इस व्याख्या को सुनना बहुत अनिवार्य है। मेरे भाई जनाब मेंगल साहब की तकरीर में सुन रहा था तो मुझे याद आया कि मशरकी पाकिस्तान के असेंबली के मेंबरान भी यही कहते थे जो आज मेरा भाई दफ्तर में वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर हम किसी सकूत के जो है उसकी जस्टिफिकेशनें पेश करते रहते हैं। ये बात सही है, ये रिकोडेक हो गया, संदक हो गया, सुई हो गया, गवादर हो गया, ये हमारे बलोची भाइयों की मलकियत है। सबसे पहले उनका राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, उसके ऊपर उनका शुफा बनता है, उसके ऊपर उसके बाद वफाक का और बाकी पाकिस्तान का बनता है। ये कैसा इंसाफ है कि तेरा बुक्की में गैस नहीं है और मेरे घर में गैस जो है सियालकोट में जल रही है, मैं गीजर इस्तेमाल कर रहा हूं उसी गैस के ऊपर। इस वक्त जो है लड़ाइयों का नहीं है, जो बाकी बचा कुचा पाकिस्तान जो है उसको मुत्तहिद रखें। इस मुल्क के वसाइल के ऊपर सबका हक है। अगर मरी के ऊपर बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि मरी के ऊपर सारा पाकिस्तान बिल्कुल सही है कि मातम कर रहा है, वहां पे जो कुछ हुआ बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए।
लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर भी सारे वफाक को जो है मातम करना चाहिए। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात दो बोले। एक, बलूचिस्तान के अंदर जो भी वसाइल हैं, यानी जो भी खनिज हैं, वो रिसोर्सेस जो भी हैं, पहला हक बनता है बलूच लोगों के ऊपर। आज तक वो हक है ही नहीं इनके पास। दूसरी बात, इन्होंने खुद पाकिस्तान असेंबली में एक मेंबर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल असेंबली खड़ा होकर बोल रहा है कि भाई गैस मेरे यहाँ सियालकोट में आता है, पर सुई का गैस बलूच लोगों को नहीं मिलता आज तक। तो इस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है उधर। बलूचिस्तान के लोगों को, बलूच लोगों को लूटा जा रहा है पिछले 70 साल से। और ये आगे अगर पाकिस्तान का बस रहा तो ये आगे चलता रहेगा। मेरा प्रस्ताव ये है और मेरा सोच भी ये है कि सिर्फ ये लूट के ऊपर और लूट मार के ऊपर ही एक क्रांति हो सकता है। और दिस इज बिग इनफ फॉर अ रेवोल्यूशन टू टेक प्लेस इन पाकिस्तान। Will it take place? In a way, it is taking place. There's no doubt about it. And if you add this, कि भाई कल के दिन ग्वादर will become a China's our base, and उनका साइकिल स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गया, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गया, जिस तरीके से मैंने बताया, तो हर आदमी बलूचिस्तान के अंदर यही बोलेगा कि भाई मैंने क्या गलती किया, मेरे ऊपर इतना बादल मंडरा रहे हैं, मेरे पूरा इलाका लूटा जा रहा है, तो मैं क्यों आजादी ना लूं, और मैं क्यों हथियार ना उठा के जो बाहर से लेके आ रहा है उसके ऊपर फायर ना करूं। क्यों मैं, अगर मेरे को यहाँ कान के अंदर काम नहीं मिल रहा है, तो क्यों मैं पंजाबियों को ना मारूं। तो अगर आप इस लिहाज से देखेंगे तो देयर इज लॉट ऑफ रीजन कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का नीयत ठीक नहीं है। दे हैव ऑलरेडी सोल्ड ऑफ द रिकोडिक माइन, बोली लगा दिया बैरिक गोल्ड को। दैट्स वन। ओके, पर एक चीज है, ये बड़ा मजेदार चीज है, ये सीपीसी के ऊपर इतना पैसा गवा दिया इन्होंने, इतना लगा दिया, ग्वादर पोर्ट बना दिया, एक्सपोर्ट ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, पर यहां से एक्सपोर्ट हुआ क्या आज तक? ठीक है, एक्सपोर्ट हुआ है गधे, क्योंकि वहां चाइना एक डोंकी फार्म लगा रहा है, गधों का फार्म लगा रहा है, और जिससे वहां गधे उत्पन्न होंगे, और ये गधे जो हैं चाइना को एक्सपोर्ट किए हो करेंगे। और ये बड़ा मजेदार, मैंने न्यूज पढ़ा डॉन में 4 दिन पहले, जहां वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना डोंकी इंडस्ट्री, चाइना में एक डोंकी गधों का इंडस्ट्री भी है, आज तक मेरे को नहीं पता था कि चाइना के अंदर गधों का इंडस्ट्री है। That Chinese industry should be allowed to establish farms in Gwadar export processing zone. तो ये गधे जो हैं प्रोसेस होंगे, पाकिस्तानी गधे जाएंगे चाइना में, और चाइना के गधों के साथ मेल मिलाप करेंगे, जो भी करेंगे राइट। तो ये मैंने ट्वीट भी किया था, तो मैंने सोचा ये बताऊं। तो आप देख सकते हो कि कितना अन्याय हो रहा है बलूच लोगों के साथ, और अगर वो इसी बात के ऊपर वो अपना हथियार उठाएं और पाकिस्तान के स्टेट के विरुद्ध लड़े, तो बिल्कुल इट्स अ फेयर डील। इट बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड जब इनका सोशल इंडिकेटर्स देखते हो। इतने साल इन्होंने सब कुछ दे दिया, मान लो इनको डायरेक्ट पैसा नहीं मिला, पर पाकिस्तान के पास जो पैसा मिला है, उनका क्या है, बलूच लोगों के ऊपर इन्होंने खर्च किया, क्या उनका सोसाइटल इश्यूज को ऊपर बढ़ाया? नहीं। टीवी, पाकिस्तान के टीवी चैनल में
आधा मिनट के लिए कवरेज होता है बलूचिस्तान के ऊपर 24 घंटे के अंदर। अगर कोई वारदात ना हो तो बलूचिस्तान का जिक्र ही नहीं होता। बलूचिस्तान का ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो है वो सियरा लियोन के बराबर है। एंड सियरा लियोन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है is just 181 out of 189 in the world. It is full of extremism and civil war and all that. It's violent ridden. Balochistan is at that level. No HDI. Okay. Poverty is 71% है बलूचिस्तान के अंदर, जब पाकिस्तान के अंदर वो 38% पॉवर्टी है, ऑलमोस्ट डबल। लिटरेसी फॉर वुमन बिल्कुल डाउन, ठीक है। वुमन मोर्टेलिटी, मेटरनल मोर्टेलिटी यानी बच्चे पैदा होते ही मर जाना, वो इट्स अबाउट 700 फॉर लाख इन बलूचिस्तान, और बाकी पाकिस्तान में कम से कम इसका हाफ है, इट्स अबाउट 300 to 350, वही ज्यादा है, राइट। इन आवर कंट्री इट इज लेस देन 100। ओके, फीमेल डॉक्टर्स नहीं है इधर, लेडी डॉक्टर्स है ही नहीं, और जो है वो बाहर जा नहीं सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से। मेल न्यूट्रिशन है, बच्चे स्टंटेड पैदा होते हैं, राइट। अब देखिए, बलूचिस्तान के अंदर 22,000 स्कूल हैं, उसमें सिर्फ 10,000 स्कूल में बलूचिस्तान में 22,000 गांव हैं, और उन गांव कस्बे जो भी बोलो, तो उस 22,000 में सिर्फ 10,000 में स्कूल है, बाकियों में नहीं है। पानी नहीं है, बैंक नहीं है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का 44% का हिस्सा है, पर रोड जितना है बलूचिस्तान में सिर्फ 14% है, बाकी 84% इज इन द अदर, जस्ट 50% ऑफ पाकिस्तान। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो उत्पादन नहीं, इस्तेमाल जो होता है, सिर्फ 4% ऑफ पाकिस्तान होता है, इसका मतलब बिजली दिया नहीं जाता। तो अगर आप देख सकते हो, इतना पैसा आता है। उसने बोला है यहाँ का सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड और तांबे का माइन है, मेनली तांबा, कॉपर, और फिर भी इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो ये लूट नहीं तो और क्या है।